पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर मा बुफेंग को लेकर तांग फैमिली में जाते हैं, जहाँ के बड़े बेटे तांग फेंग बुफेंग की एज जानने के बाद उसे डॉक्टर मानने से इनकार कर रहे थे। पर फिर डॉक्टर मा के ये बताने पर कि बुफेंग ने ही फैमिली के एल्डर को ठीक किया है, वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे अपने फादर के पास लेकर जाते हैं। जहाँ जाने पर बुफेंग को फिर से डॉक्टर गाओ मिल गए थे, जो फिर से टेस्ट रिपोर्ट के बेस पर पेशेंट को सर्जरी के लिए बोलते हैं। डॉक्टर गाओ के अकॉर्डिंग तो पेशेंट को कैंसर था, लेकिन बुफेंग जब अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस पेशेंट को चेक करता है तो सब उसका जवाब सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर बाई को कोई भी कैंसर नहीं है, बल्कि उन्हें तो इंटरनल इंजरीज हो रखी हैं, वो भी मार्शल आर्ट के गलत मूव को प्रैक्टिस करने की वजह से। ये जानने के बाद तांग फेंग बुफेंग से कहता है कि क्या वो इस चीज का इलाज कर सकता है। बुफेंग ने उसे भरोसा दिला दिया था कि न केवल वो उसके फादर को ठीक कर देगा, बल्कि उनकी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प भी करेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बुफेंग के कॉन्फिडेंटली ये कहने पर कि वो मिस्टर बाई को ठीक कर देगा। ये सुनकर तांग फेंग कहता है कि अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आप सच में एक महान डॉक्टर होंगे। बुफेंग तांग फेंग की तरफ से रिलैक्स हो गया था, इसलिए वो अपने तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो अपने पास से एक एंशिएंट एलिक्सर निकाल कर मिस्टर बाई को खिला देता है। बुफेंग के इस तरीके से एक अननोन दवाई को खिलाने के बाद मिस्टर गाओ तो बुफेंग को डांटते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पेशेंट कोमा में है और तुम उसे एक अननोन मेडिसिन खिला रहे हो, अगर इसके कोई साइड इफेक्ट हुए भी तो तुम कैसे पता लगा पाओगे। कोई भी उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करता और तभी अचानक से मिस्टर गाओ कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। मिस्टर बाई की बॉडी हील होने लगी थी, ये देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी मेडिसिन की हेल्प से ये मिस्टर बाई को कैसे ठीक कर सकता है। तभी बुफेंग अपने पास से अपने स्पिरिचुअल नीडल्स को निकालकर उन्हें मिस्टर बाई की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और फिर उसमें से थ्रेड वो अपने हाथों से खींचने लगा था, जिससे स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। इसी थ्रेड की हेल्प से वो धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करने वाला था। बुफेंग सबसे पहले उन थ्रेड को खींचते हुए मिस्टर बाई को बिठा देता है। अपने फादर को इस कंडीशन में देखने के बाद तांग फेंग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने फादर को आवाजें देने लगता है। बुफेंग उसे शांत कराते हुए कह रहा था कि अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो ध्यान में है, उनकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर का फ्लो बढ़ गया है, इसलिए उन्हें कल्टीवेट करने दो। ये बोलने के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पावर को उनकी बॉडी में ट्रांसफर करते जा रहा था। मिस्टर बाई बुफेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ आसपास के ऑरा को भी एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे उनकी बॉडी की वो कोर एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। थोड़ी देर की ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी बॉडी की वो कोर एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर निकलते हुए गोल गोल घूमते हुए उन्हीं की बॉडी का चक्कर लगाकर उनकी बॉडी में वापस एंटर हो जाती है। इस बार उस कोर एनर्जी के अंदर एंटर होते ही मिस्टर बाई की बॉडी में एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रहा था। इसी पावर फ्लो की वजह से वो झटके से होश में आ जाते हैं। वहीं बुफेंग उनकी कल्टीवेशन को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। वो कहता है कि अपनी सांसों पर कंट्रोल करो, शांत रहो, ज्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपनी बॉडी की एनर्जी फ्लो के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते रहो। वो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल नीडल के थ्रेड को जोर जोर से पुल भी कर रहा था। उसके थोड़ी देर तक ऐसा करने की वजह से मिस्टर बाई की बॉडी में से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे तांग फेंग तो काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि फादर को रोको वरना उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, पर बुफेंग उसे कहता है कि हिलो मत, और ये बोलने के बाद वो उसकी बॉडी में एक नीडल थ्रो कर देता है ताकि वो अपने फादर को रोक ना पाए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने ही वाले थे। वहीं ये सब देखने के बाद डॉक्टर गाओ ये फेंग से कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम अपने डॉक्टर होने का गलत फायदा उठा रहे हो, इस तरीके से पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। थोड़ी देर तक एनर्जी एक्सट्रीम अमाउंट में फ्लो होने के बाद अचानक से मिस्टर बाई अपनी आंखें खोल लेते हैं। उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था। उनकी तो आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। वहीं अपने फादर को होश में और सही सलामत देखने के बाद तांग फेंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फादर क्या आप ठीक हैं? वहीं मिस्टर बाई तो अपनी पावर को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। 10 साल से भी ज्यादा की प्रैक्टिस लगी मुझे ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में, लेकिन फाइनली मैंने इसे अचीव कर लिया। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं बुफेंग, जिसने तांग फेंग की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उस पर नीडल पुश कर दिया था, वो उस नीडल को बाहर निकाल लेता है, जिससे तांग फेंग अब अपनी मूवमेंट को कर पा रहा था।
इसके बाद तो तांग फेंग काफी ज्यादा खुश होते हुए बुफेंग से कह रहा था कि डॉक्टर ये आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। मेरे फादर को ठीक करने के लिए मैं पूरी तांग फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसके आगे झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट शो कर रहा था। वहीं बुफेंग उसकी बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही परेशान होते हुए कह रहे थे कि आखिर किस तरीके की गड़बड़ लग रही है। मिस्टर बाई तो कहते हैं कि मुझे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ, मुझ में 100 हाथियों की ताकत आ गई है। बुफेंग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है कि आपकी बॉडी वीक नहीं पड़ी थी, ना ही आपकी बॉडी में अंदर से कोई बीमारी लगी थी, बल्कि आपकी बॉडी की इंजरीज गलत मेथड को प्रैक्टिस करने की वजह से हुई है। आप जो मार्शल आर्ट के मूव को प्रैक्टिस करते हैं उनमें से एक टेक्निक गलत है। लंबे समय तक उस गलत टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से ही आपकी बॉडी में इंटरनल इंजरीज हो गई थी। ये सुनने के बाद तो मिस्टर बाई काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि मैं गलत प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे तो मास्टर श्वानजी ने सिखाया था। मास्टर श्वानजी का नाम सुनने के बाद बुफेंग को कुछ रियलाइज होता है और वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, मास्टर श्वानजी, हाँ तभी तो मैं सोचूं कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन अब उनका नाम सुनने के बाद पता लग रहा है कि क्या मैटर है। वो उन सभी से कहता है कि क्या आपको पता है मेकिंग सिटी में हाल फिलहाल में होने वाले जितने भी बड़े मसले हैं उनको करने वाला कौन है। वो सभी बिल्कुल क्लूलेस थे। तभी बुफेंग उन्हें बताता है कि वो है मास्टर श्वानजी। वो मिस्टर बाई से कहते हैं कि मास्टर श्वानजी ने जो आपको मार्शल आर्ट सिखाया है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको हवा को कंट्रोल करना आता होगा, है ना। साथ ही आप अपने आसपास की एयर को कंट्रोल करते हुए उसे एक जबरदस्त पुश के साथ थ्रो कर सकते हैं। इस टेक्निक के बारे में बुफेंग के मुंह से सुनकर तो मिस्टर बाई को यकीन नहीं हो रहा था। वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बुफेंग से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? इसके बारे में तो मैंने अपने बेटे तांग फेंग को भी नहीं बताया। मिस्टर बाई की बात सुनने के बाद बुफेंग कह रहा था कि अच्छा वो आपने इस बारे में किसी को नहीं बताया, वरना तो आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, मैं तो झूठा बन जाता आपके सामने। ये सुनकर तो बेचारे मिस्टर बाई सोच में पड़ जाते हैं कि अगर सच में उन्होंने अपने बेटे को बता दिया होता तो उन्हें लगता कि उनके बेटे ने बुफेंग को बताया है। पर अब उन्हें बुफेंग की बात पर काफी अच्छे से भरोसा हो गया था। वहीं हमें बुफेंग को दिखाते हैं जो मिस्टर बाई से कहता है कि काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो हम सभी डिनर पर एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि हम इस टेक्निक के बारे में और ज्यादा खुल के बात कर पाएं। जिसके लिए मिस्टर बाई रेडी थे। यहाँ हमें डॉक्टर गाओ को दिखाया जाता है जो बुफेंग को देखकर कहते हैं कि सच कहूँ तो पहले जब तुमने मिस्टर ही का इलाज किया था तो मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ था कि एंशिएंट मेडिसिन इतने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। मुझे तो लगा था कि ये एक्यूपंक्चर टेक्निक काफी ज्यादा फेक है, लेकिन अब जब तुमने मिस्टर बाई को भी ठीक कर दिया तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि एंशिएंट एल्केमी सबसे बेस्ट है। ये बोलते हुए वो बुफेंग के आगे झुककर उसे सॉरी बोलने लगते हैं कि पहले उसने उन पर भरोसा नहीं किया, पर अब वो सच में दिल से सॉरी है जो उसने बुफेंग के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। बुफेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंशिएंट एल्केमी भी तो एक तरीके के ट्रीटमेंट का तरीका है ना। पुराने जमाने में डॉक्टर्स इसी तरीके से लोगों का इलाज करते थे। मॉडर्न जमाने में इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन हम दोनों कहलाएंगे तो डॉक्टर्स ही ना जो लोगों की जान बचाते हैं। तो आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए डॉक्टर गाओ। बुफेंग की बात सुनने के बाद तो डॉक्टर गाओ काफी ज्यादा खुश हो गए थे। डॉक्टर गाओ के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर बाई को दिखाते हैं जो खड़े होकर बुफेंग को रिस्पेक्ट शो करते हुए ये कह रहे थे, हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता। आपने सच में मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मेरी कल्टीवेशन और मेरी बॉडी दोनों को हील कर दिया। ये बोलने के बाद वो खुद भी बुफेंग के आगे झुकने वाले थे और अपने बेटे को भी इशारा करके झुकने को कहते हैं। वो दोनों ही बुफेंग के आगे झुकते इससे पहले बुफेंग अपनी पावर रिलीज करते हुए उन दोनों को सीधा खड़ा कर देता है। बुफेंग का कहना था कि मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा काम है। यहाँ हमें तांग फेंग को दिखाते हैं जो काफी गुस्से में मास्टर श्वानजी को गाली देते हुए कह रहा था कि वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की टेक्निक मेरे फादर को सिखाने की। मुझे यकीन है कि ऐसा उसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के किया होगा। वहीं बुफेंग कुछ सोचते हुए तांग फेंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास मास्टर श्वानजी से कांटेक्ट करने का कोई तरीका है। तभी मिस्टर बाई बताते हैं कि मास्टर श्वानजी ने कहा था कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहते हैं, इसलिए उनके पास एक स्पेसिफिक कांटेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। पर फिर अचानक से मिस्टर बाई कुछ सोच के कहते हैं कि क्यों ना मैं अपने बेटे से कहकर ये बात चारों तरफ फैलवा दूं कि मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीमार हो गया हूँ और मुझे ठीक करने वाले को बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा।
क्या पता इस तरीके से हम उन्हें यहाँ पर इनवाइट कर सके। वुफेंग कहता है कि ये आइडिया काम नहीं करने वाला, क्योंकि अब तक उसे पता लग गया है कि हमें पता चल चुका है कि मास्टर बीमार हैं, और इसके अलावा वो मास्टर श्वानजी किसी का भला नहीं चाहता, बल्कि वो तो अपनी इविल एनर्जी का यूज करते हुए लोगों को हार्म करता है। उसके इविल एनर्जी की वजह से काफी सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं। वो इतना ज्यादा क्रूल और इविल है कि लोगों को मारने से पहले वो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचता। वुफेंग कहता है कि आप लोग बेफिक्र रहें, इस मैटर को मेरा एंशिएंट मेडिकल सेक्ट संभाल लेगा। इसके बाद टांग फेंग को दिखाते हैं, जो अपने पास एक चेक लेकर उसे वुफेंग को ऑफर करते हुए कह रहा था कि मेरे फादर को ठीक करने के लिए ये छोटा सा तोहफा, इसमें बस 2 लाख युआन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करें, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वुफेंग टांग फेंग को रोकते हुए कह रहा था कि मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया, इसलिए मुझे पैसे ऑफर मत करो, बल्कि इसके अलावा टांग फैमिली मार्शल आर्ट फैमिली है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे न्यू मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि मुझे भी एंशिएंट मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है और साथ ही मैं इसकी थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ। तभी मिस्टर बाई अपने बेटे टांग फेंग से कहते हैं कि जाओ मिस्टर मा को रेस्ट रूम में ले जाओ, मुझे थोड़ी देर डॉक्टर ये से कुछ बात करनी है। टांग फेंग अपने फादर का ऑर्डर मिलने के बाद ऐसा ही करता है, वो मिस्टर मा को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिससे मिस्टर बाई को वुफेंग के साथ अकेले में थोड़ा टाइम मिल गया था। वो वुफेंग के साथ बैठते हुए कह रहे थे कि मार्शल आर्ट 4 लेवल्स में डिवाइड हो रखा है, जिसमें से पहला है हेवन लेवल, दूसरा है अर्थ लेवल, तीसरा है ब्लैक लेवल और चौथा है येलो लेवल। और ये चारों लेवल्स भी अलग अलग अर्ली स्टेजेस में डिवाइड है, जिसमें से पहला है मिड स्टेज, दूसरा है लेट स्टेज और तीसरा है बिग स्टेज और चौथा और आखिरी है फाइनल स्टेज। वुफेंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा लेवल हैं, क्या अभी तक इन लेवल्स को कंप्लीट करने वाला कोई मार्शल आर्टिस्ट बिलोंग करता है? ये सुनकर तो मिस्टर बाई कह रहे थे कि हाँ एंशिएंट टाइम में करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मार्शल आर्ट गिरते जा रहा है। अब तो काफी सारे सेक्ट के लीडर्स ही बस येलो स्टेज पर रह गए हैं। जितने भी अर्थ लेवल के मार्शल आर्टिस्ट थे वो तो या तो हमारे फादर्स थे या ग्रैंडफादर्स थे। अभी के टाइम पे अगर कोई उस लेवल को अचीव कर लेता है तो वो हम सभी का ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। और सबसे ऊपर आता है स्काई लेवल मार्शल आर्टिस्ट, जो कि सभी से बेहतर है। वो सभी मार्शल आर्टिस्ट का गॉड बन जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर वो स्काई लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर वो एक मार्शल आर्टिस्ट सेंट बन जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और बदकिस्मती से आज के टाइम पे ऐसा कोई सेंट अवेलेबल नहीं है। वुफेंग मिस्टर बाई से कहता है कि अब आप कौन से स्टेज पर हैं? मिस्टर बाई बताते हैं कि हमारी फैमिली को मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ी फैमिली के रूप में जाना जाता है। सालों से कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करने के बाद मैं और मेरा बेटा फेंग अब वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर मौजूद है, जो कि है येलो स्टेज। किस्मत से अगर आज मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं कभी भी ब्लैक स्टेज पर नहीं जा पाता। और अब पूरे मार्शल आर्ट फील्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कल्टीवेशन मेरी है, जो कि है ब्लैक स्टेज। और अब मैं इकलौता ऐसा बंदा बन गया हूँ जो ब्लैक लेवल के मिडिल स्टेज तक पहुँच गया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रैक्टिस करके मेरे स्टेज तक पहुँच सकता है। वुफेंग कहता है कि मैंने सुना है कि कल्टीवेशन फील्ड में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। ये सुनकर मिस्टर बाई बताते हैं कि मैजिक एक ऐसी चीज है जिसे ऑर्डिनरी पर्सन ना तो देख सकता है और ना ही टच कर सकता है। मुझे भी इसके बारे में बहुत ही बेसिक सी नॉलेज मालूम है। मैंने सुना था कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पर 4 कल्टीवेटर्स पाए जाते थे, जिनमें से एक के पास तलिस्मान मैजिक की पावर थी, दूसरे के पास कल्टीवेशंस मैजिक की पावर थी, तीसरे के पास एलिमेंट्स मैजिक की पावर थी और चौथे के पास फॉर्मेशन मैजिक की पावर थी। इन सारी कल्टीवेशन के बारे में सुनकर वुफेंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि मैं भी ब्लैक स्टेज पर मौजूद हूँ और मेरी मैजिक पावर की लेवल मास्टर लेवल पर है। इसका मतलब ये है कि मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तभी वुफेंग का फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन उठा के कहता है कौन है बे? सामने से आवाज आती है उसके दोस्त की, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था कि वुफेंग क्या तुम भूल गए हो? मैं कह रही हूँ कि मैं एंटर हो गया हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तुमने कहा था जब सारी प्लानिंग हो जाए तो तुम्हें कॉल करके बता दूं, इसलिए तुम्हें बता दिया है, ज्यादा टाइम मत लगाना। वुफेंग कॉल रखते हुए मिस्टर बाई से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सारी चीजें बताने के लिए। वुफेंग कहता है कि मैंने जो आपको मेडिसिन खिलाई थी उसकी बोतल मैंने यहाँ पर रख दी है, तो याद से अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहना। और अब मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे यहाँ से चलना होगा। ये बोलते हुए वो तो वहाँ से निकलने की कर रहा था, पर मिस्टर बाई कहते हैं कि चलिए मैं आपको सी ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद बाहर जाते हुए वुफेंग को तांग फेंग छोड़ने आ रहा था, जो रास्ते में वुफेंग से कहता है कि मेरे फादर ने कहा है कि अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो आपको ज्यादा परेशान ना करूँ, लेकिन एक डॉक्टर जिसने मेरे फादर की जान बचाई है, वरना तो हम डॉक्टर गाँव की बात सुनने के बाद सर्जरी कराने ही वाले थे। ऐसे में अगर हम आपको यहाँ से खाली हाथ भेजेंगे तो ये तांग फैमिली की इंसल्ट होगी। इसके अलावा मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए एक गिफ्ट के तौर पर ये गाड़ी आपको देना चाहता हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए।
सामने देखने पर बुफेंग को लग्जरी एसयूवी नजर आती है। इतनी ज्यादा लग्जरियस कार देखने के बाद भी बुफेंग इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, पर मिस्टर तांगफेंग कहते हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपको मिस्टर मा अपनी कार से लेकर आए थे। वापस जाने के लिए आप बस लेंगे या फिर टैक्सी, तो आप इसे अपने एक बड़े भाई के गिफ्ट के तौर पर रख सकते हैं। मैंने इसे स्पेशली खुद जाकर खरीदा है। बुफेंग इतनी महंगी एसयूवी को देखने के बाद कह रहा था कि आपको इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, ये सच में बहुत ज्यादा है जो आप मुझे दे रहे हैं। मिस्टर तांगफेंग तो कह रहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो आपने मेरे फादर की लाइफ बचाकर मेरे लिए किया है वो तो बहुत ज्यादा है। बुफेंग कहता है कि अगर तुम मुझे ये देना ही चाहते हो तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी फिंगर से अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक थ्रो कर देता है, जिससे वहाँ बहुत जबरदस्त हिट हो गया था। उस अटैक को करने के बाद बुफेंग बताता है कि ये लूमिनियस फिंगर है, तुम्हारी कल्टीवेशन को देखते हुए ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल अटैक है। तांगफेंग तो इस जबरदस्त अटैक को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था। वहीं बुफेंग कहता है कि अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते रहे तो फिर तुम्हारे लिए ब्लैक स्टेज पर एंटर होना मुश्किल नहीं होगा, जल्दी ही तुम वहां तक पहुंच जाओगे। बुफेंग की मुंह से ये बात सुनकर तो तांगफेंग फिर से जोश से भरकर कहता है कि थैंक यू फिजिशियन, ये आपने सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज दी है। बुफेंग ने अब वो एसयूवी भी एक्सेप्ट कर ली थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वीडियो की रीच कम होती जा रही है, जिससे व्यूज गिरते जा रहे हैं, तो अगर आपको इसकी रीच इंक्रीज करनी है तो प्लीज लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करना।